दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपसे मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इमरजेंसी पुश बटन के बारे में कि इमरजेंसी पुश बटन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है और क्यों इमरजेंसी पुश बटन यानी कि ईपीवी का यूज क्यों किया जाता है। तो और एलटी स्विच गियर और एसटी स्विच गियर के में भी हमारे जो इमरजेंसी स्विचेज होती हैं उनका कहाँ पे यूज होता है और किस लिए होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि ईपीवी हमारा होता क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके भी इंडस्ट्री में इस तरीके के बहुत सारे आपको ईपीवी जो है देखने को मिल जाता है, जहाँ भी हमारे लोकल एरिया में जो हमारे पंप या मशीनें जो लगी रहती है उन मशीनों को लोकल में ऑपरेट करने के लिए हमारे इस तरीके से स्टार्ट और स्टॉप के पुश बटन भी लगे रहते हैं। इनके अलावा एक एक्स्ट्रा हमारे बटन दिए गए रहते हैं, इनको हम बोलते हैं इमरजेंसी पुश बटन यानी कि शॉर्टकट में ईपीवी। तो दोस्तों ये ईपीवी जो होता है, ईपीवी जो मेन इसका जो फंक्शन होता है, इसको हम प्रेस जब करते हैं तो प्रेस करने से ये एक्ट होता है और फिर रिलीज यहाँ से इसको रोटेट कर देने से रिलीज होता है। जैसे कि इसके ऊपर देखिए सिंबल भी दिया रहता है रोटेट करने के लिए, तो जैसे इधर रोटेट करिएगा तो इस रिलीज हो जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये भी एक एनओ एनसी कंटेक्ट ही रहता है। एनओ का भी कंटेक्ट या फिर एनसी का कंटेक्ट, ज़्यादातर इसमें एनसी का कंटेक्ट लगा होता है। तो एनसी का कंटेक्ट लगा रहता है, इसके थ्रू हमारे जो भी सप्लाई होता है वो पास हो रहा होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये एनसी जो रहता है वो एनओ हो जाता है, तो सर्किट जो रहता है ब्रेक हो जाता है। फिर हम जब इसको इस रोटेट करते हैं तो ये रिलीज हो जाता है। तो ये होता है इमरजेंसी पुश बटन। अब इमरजेंसी पुश बटन इसका नाम क्यों है? एक तो जनरली ये पुश बटन है, लेकिन इमरजेंसी पुश बटन इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमारे इंडस्ट्री में जो हमारे प्रोसेस एरिया में जो हमारे पंप या फिर मशीन जो लगा रहता है, उन मशीनों में अचानक से कुछ प्रॉब्लम आने के बाद या फिर उसके आसपास में कुछ दुर्घटना होने के बाद हमें मशीन को तुरंत बंद करना होता है। तो उस तुरंत बंद करने की स्थिति में हम अगर कंट्रोल रूम से बंद करवाना होगा या फिर और दूसरे जगह से जाकर बंद करना हो तो हमें तुरंत टाइम लगता है उसको बंद करने के लिए। इसलिए ये जो इमरजेंसी पुश बटन एक दिया वो प्रोवाइड किया जाता है, जो मशीन के आसपास में तुरंत कहीं नज़दीक में ही प्रोवाइड किया गया रहता है। तो इसको हम तुरंत यहाँ से प्रेस कर देते हैं तो मशीन या फिर जो भी हमारे इक्विपमेंट जो या फिर जो पंप होता है वो तुरंत हमारा बंद हो जाता है और दुर्घटना जो होता है वो उससे होने से बच जाता है। इसलिए इसको इमरजेंसी पुश बटन बोला जाता है। इमरजेंसी के केस में ये हमारे मशीन या फिर पंप या फिर किसी अदर इक्विपमेंट को बंद करने के लिए जब इसको यूज़ किया जाता है इस पुश बटन को, इसलिए इसका नाम पड़ा है इमरजेंसी पुश बटन। तो ये इमरजेंसी पुश बटन है। इसमें भी सेम इसी तरह एन स्टार्ट स्टॉप के जैसे एन और एनसी कंटेक्ट का यूज किया जाता है और अलग अलग तरीके का ये भी आता है, लेकिन मेन इसका फंक्शन होता है हमारे कंटेक्ट को चेंज करना यानी सर्किट को ब्रेक करना है। तो अभी चलिए इसको बताते हैं कि हमारा जो इमरजेंसी पुश बटन है इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है और सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट रहता है हमारे एलटी स्विच गियर में या फिर डायरेक्ट जो हमारे डायरेक्ट स्टार्टर जो होता है उसमें भी किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि दोस्तों कि इसका जो डायरेक्ट यूज़ किया जाता है यानी कि डायरेक्ट DOL स्टार्टर में जो इसको यूज़ किया जाता है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसको हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे एक प्रोसेस एरिया होता है। प्रोसेस एरिया का मतलब हमारा जहाँ पे हमारा पंप या फिर जो भी मोटर हमारा लगा होगा, तो ये हमारा मोटर और पंप का एरिया हो जाता है। यहाँ पे भी जो भी हमारे फील्ड के इक्विपमेंट या मशीन जो हो ये हमारे लगा होगा। ये जो पंप होता है इसको हम चलने के लिए चाहिए हमारा 3 फेज पावर सप्लाई। तो 3 फेज पावर सप्लाई जो होता है वो हमारा मेन सप्लाई होता है। इसके अलावा एक कंट्रोल सप्लाई है। दो तरीके का हमारा सप्लाई यूज किया जाता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सप्लाई और इसको चलाने के लिए एक होता है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई जो अधिकतर 3 फेज का होता है, 415 या फिर उससे ज़्यादा का जो हो सकता है, लेकिन जो कंट्रोल सप्लाई होता है 24 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो कंट्रोल सप्लाई में ही हमारा इमरजेंसी पुश बटन जो होता है कंट्रोल सप्लाई में ही इसको यूज किया जाता है। तो ये मोटर और पंप हो गया। इसके अलावा जो हमारा एक कंटेक्टर होगा, ये 3 फेज का कंटेक्टर होता है। इस कंटेक्टर में हमारे तीनों सप्लाई गया रहता है। तो जैसा कि आपने कंटेक्टर देखा होगा, कंटेक्टर में क्या होता है, कंटेक्टर एक प्रकार से रिले के जैसे काम करता है। उसमें एक कॉइल टर्मिनल रहता है, उस कॉइल पे हम कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर का जो कॉइल होता है मैग्नेट बनाता है। तो ये हमारा कंटेक्टर जो एक्ट करता है, इसके अंदर का जो कंटेक्ट होता है आपस में कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि इन और आउट जो होता है जनरली ये आपस में ओपन रहता है। जब इसके कॉइल टर्मिनल पे जिस कॉइल टर्मिनल जो रहता है यहाँ पे A1 A2, ये A1 और ये A2, ये इसके कॉइल टर्मिनल होता है। ये इधर के बजाय नीचे इसके ये मेन जो टर्मिनल होते हैं इनके नीचे भी दे सकता है। तो ये कॉइल टर्मिनल हो गया A1 A2। जब इस पे आप देते हैं तो इसके अंदर में हमारे रहते हैं कॉइल। इसका वर्किंग आप सभी को पता होगा। ये हमारे मेन हो गया, ये हमारा इनपुट साइड हो गया, ये आउट साइड हो गया, ये मेन सप्लाई हो गया, 3 फेज का मेन सप्लाई। तो ये कंटेक्टर होगी। इस कंटेक्टर को ही ऑन कराने के लिए हमें लगाना पड़ता है पुश बटन, स्टार्ट का, स्टॉप का
या फिर अगर हमारे पीएलसी या फिर टीसीएस से भी जो पावर सप्लाई आ रहा होता है वो भी हमारे इसी क्वायर के टर्मिनल पे आता है। तो इस क्वायर के टर्मिनल पे फेज एक न्यूट्रल होता है। तो फेज और न्यूट्रल A1 जो होता है फेज होता है, A2 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो हमें न्यूट्रल क्या करना है कि न्यूट्रल डायरेक्ट दे देना है इस पे। तो न्यूट्रल जो पावर सप्लाई है हमको डायरेक्ट A2 पे प्रोवाइड करा देना रहता है। तो ये हमारा न्यूट्रल जो होता है A2 पे डायरेक्ट आ गया। अब बात होता है कि इमरजेंसी पुश बटन को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए ये जो 3 फेज पावर सप्लाई है ये तो हमारे चले जाएंगे निकल के यहाँ मोटर पे, और ये जो इन सप्लाई आ रहा है इनकमिंग सप्लाई है। उसके बाद देखिए जो हमारे स्टार्ट स्टॉप पुश बटन होता है वो किस तरीके से कनेक्ट रहता है। तो सबसे पहले एक हमारा पुश बटन कनेक्ट होगा। ये एनसी टाइप का रहता है। तो ये हमारा इमरजेंसी के लिए यहाँ पे ईपीबी लिख देंगे, या ईपीबी हो गया। ईपीबी के बाद हमारे एक स्टॉप के लिए रहता है, ये स्टॉप पुश बटन हो जाएगा। इसके बाद आगे एक हमारा स्टार्ट पुश बटन रहता है। तो ईपीबी का भी कांटेक्ट जो रहता है वो एनसी रहता है, और स्टाफ का भी जो कांटेक्ट रहता है वो एनसी रहता है। केवल स्टार्ट वाला जो रहता है ये हमारा रहता है एनओ में, यानी कि ओपन रहता है ये। इसके बाद जो स्टार्ट के बाद जो ये निकलता है सप्लाई, इसको हम ले जाके कनेक्ट कर देते हैं ये A1 टर्मिनल पे। अब A1 टर्मिनल पे हो गया ये हमारा 110 वोल्ट, मान लीजिए 110 वोल्ट एसी जो है कंट्रोल सप्लाई हम यूज कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रल जो है डायरेक्ट हमारे न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे चला गया। और फेज जो होता है इसका कंट्रोल सप्लाई का जो फेज, ये हमारे सारे पुश बटन के थ्रू हमारे इसको दौड़ाते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये हमारा पहले स्टार्ट का है, स्टॉप का है, फिर इमरजेंसी पुश बटन है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो पहले ईपीबी, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट। तो अब क्या है कि मान लीजिए हमारे यहाँ से 110 वोल्ट की सप्लाई हमारा हेल्दी है। तो ये एनसी है, यहाँ से भी सप्लाई पास हो जा रहा है। स्टॉप पुश बटन है, यहाँ से भी पास हो रहा है। उसके बाद ये हमारे स्टार्ट का है, यहाँ पे आके रुका हुआ है क्योंकि हमारा एनो है नॉर्मली ओपन है। यहाँ पे कंटेक्ट जो है इसका ओपन है, जैसा कि स्टार्ट का ओपन में ही रहता है। तो जब इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो 110 वोल्ट का जो फेज सप्लाई होगा 110 वोल्ट मिलेगा हमारे कंटेक्टर के A1 टर्मिनल पे। तो A1 टर्मिनल मिलेगा, कंटेक्टर हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, इस मेन सप्लाई 3 फेज का जो है पास हो जाएगा इनसे आउटसाइड में, और मोटर जो है हमारा चलने लगेगा। ये हमारा प्रोसेस साइड में हमारा मोटर जो है चलने लगेगा। तो ये जो हम ईपीबी जो देख पा रहे हैं, ये ईपीबी जो हम यहाँ बनाए हैं, ईपीबी जो पंप होता है उसके नियरेस्ट एकदम आसपास में ही कहीं लगा रहता है। लेकिन इसके जो वायर है वायर इसके थ्रू होके गया हुआ रहता है। ये जो इन वाला वायर होता है, इन और आउट दो वायर, एक केबल जाता है जिसमें 2 वायर होते हैं, एक में इन सप्लाई जाता है, एक आउट सप्लाई आके फिर हमारे यहाँ जो स्टार्ट स्टॉप के अगर लोकल में पुश बटन लगा हुआ है तो वहाँ कनेक्ट रहेगा। अगर डीसीएस से ही ऑपरेट हो रहा है तो ये जो रिले होते हैं ये हमारे पैनल के अंदर में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हमारे स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन लगा हुआ है तो इस ये इमरजेंसी का जो जैसे यहाँ से आउट होके आ रहा है, सेम यही चीज़ अगर ईपीबी हमारे यहाँ लगा रहता है तो इन वाला केबल डायरेक्ट पहले जाएगा ईपीबी पे, फिर ईपीबी का आउटपुट जो जाएगा वो ये स्टॉप बटन पे जाएगा। क्योंकि ये स्टार्ट स्टॉप के पुश बटन जो रहते हैं वो दूर लगे रहते हैं, और ईपीबी जो है एकदम प्रोसेस एरिया में एकदम नज़दीक में ही लगा रहता है। तो अभी क्या होगा कि मान लीजिए हमारा पंप जो है मोटर जो हमारा चल रहा है, चलते चलते अचानक इसके पास कुछ आपको दिखा कि कुछ दुर्घटना होना या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया अचानक से, तो हमें तुरंत मोटर को बंद करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे तो जाने में ही टाइम लग जाएगा। जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का जो हमारा कंट्रोल पैनल लगा रहता है वो थोड़ा सा वो दूर रहता है, तो वहाँ जाने में आपको टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमेशा ये पंप के पास में एक पीवी अगर दिया अगर डायरेक्ट आप इसको प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे दोस्तों तो ये जो एनसी है ये एन हो जाएगा। तो जब एन हो जाएगा तो 110 वोल्ट जो जा रहा था यहीं तक, यहीं से रुक जाएगा, कंडक्टर को नहीं जाएगा। तो कंडक्टर जो है हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा, यानी कि बीच का जो कंडक्ट है ये ओपन हो जाएगा। तो जो इसका मेन सप्लाई है वो मेन सप्लाई हमारा ब्रेक हो जाएगा, मोटर को नहीं जाएगा, तो मोटर हमारा ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा इमरजेंसी पुश बटन काम करता है, जो कि हम डायरेक्ट जब यूज करते हैं इसको डीओएल स्टार्टर में। इसके अलावा जब हम एलटी स्विच गियर में इसका यूज करते हैं तो उसमें हमारे इसके अलग अलग रिले यूज किए जाते हैं। इस कंडक्टर को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे अलग अलग से रिले। तो दोस्तों ये तो था हमारा डीओएल स्टार्ट में हम डायरेक्ट जब ईपीबी कनेक्ट करते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि जो हमारा एलटी स्विच गियर में होता है वो किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, कहाँ पे ईपीबी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि जो हमारा एलटी स्विच गियर या फिर जो एचटी स्विच गियर होता है उनमें जो हम कंट्रोलिंग करते हैं मोटर का, उसमें अलग तरीके से होता है। जो हमारा मेन कंडक्टर होता है
उस मेन कंडक्टर का जो सप्लाई होता है कॉइल का वोल्टेज वो होता है 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं 24 वोल्ट। 24 वोल्ट जो कि हमारे डीसीएस या फिर पीएलसी से जाता है। तो उसमें हम ईपीवी का किस तरीके से यूज करते हैं वो आपको हम बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पूरा सर्किट बना देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो यहाँ पे एक मोटर हो गया प्रोसेस एरिया में, मोटर या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो गया जो मोटर से चलने वाला हो गया। और उसके बाद एक मेन कंडक्टर हो जाएगा। ये कंडक्टर हो गया, इसमें 3 फेज पावर सप्लाई है। ये हमारा एलटी स्विच गियर का हम बता रहे हैं। इसमें 415 वोल्ट रहता है। ये एक ये हमारा इन साइड हो गया, ये आउट हो गया। आउट जाके हमारा मोटर पे कनेक्ट हो जाएगा। अब एक कंडक्टर जो है इसका टर्मिनल है A1A2। ये A1A2 कॉइल का टर्मिनल होता है। A1A2 इसका कॉइल का टर्मिनल हो गया। इसको चाहिए 110 वोल्ट। 110 वोल्ट कॉइल का हमने कंडक्टर यहाँ पे यूज किया था। इसको कंडक्टर जो इसको एनर्जाइज करने के लिए इसको कॉइल पे हमको चाहिए 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट हम जो यूज करेंगे इसका कंट्रोल सप्लाई, उसको 110 वोल्ट को भी कंट्रोल करने के लिए हम अलग से रिले लगाते हैं। क्योंकि हमारा जो पीएलसी या फिर डीसीएस जो होता है वहाँ से हमें आता है 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट हम जो लेते हैं उस 24 वोल्ट यहाँ पे कंडक्टर तो लगा 110 वोल्ट का है, और वो हम पीएलसी या फिर डीसीएस से देते हैं 24 वोल्ट। तो कैसे हम यहाँ पे चला सकते हैं, इसके लिए बीच में एक अलग से रिले लगा दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे रिले लग जाएगा। अब ये जो रिले हैं, ये रिले में भी हमारे कॉइल रहता है। रिले और कंडक्टर जो होता है ये एक ही तरीके से काम करता है। ये स्मॉल वोल्टेज के लिए होता है। कंडक्टर जो होते हैं ये हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए होता है। तो ये मान लीजिए हम 24 वोल्ट का यहाँ पे रिले लगाते हैं। 24 वोल्ट का मतलब कि इसका जो कॉइल होता है, रिले का कॉइल टर्मिनल, उस पर हम 24 वोल्ट यूज करेंगे। तो रिले का जो कॉइल टर्मिनल है उस पर हम लगा देते हैं। ये हम कॉइल टर्मिनल इसका बना लेते हैं। तो कॉइल टर्मिनल जो होता है दोस्तों 13 और 14 होता है। 13 14 और इसका भी 13 14। क्योंकि और उसके बाद मान लीजिए एक कॉइल का हमारे टर्मिनल होगा दोनों रिले के। ये हो गया RL1 और ये हो गया RL2। तो RL1 जो है दोस्तों ये स्टॉप के लिए, और RL2 जो है स्टार्ट के लिए इसको यूज कर रहा है। मान लीजिए RL1 जो हो गया ये स्टॉप और ये स्टार्ट के लिए। अभी फिर आपको हम कनेक्शन करके समझाते हैं कि कहाँ पे ईपीबी का इसमें किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट स्टॉप का समझ लेते हैं। तो ये स्टार्ट स्टॉप का रिले है। पुश बटन हम अलग से इसमें यूज करते हैं, वो हम अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसको सर्किट को तैयार कर लेते हैं। तो ये जो रिले हैं, इन रिले को कनेक्ट एनर्जाइज होने के लिए हम 24 वोल्ट यूज कर रहे हैं। अब 24 वोल्ट कहाँ से आएगा, हमारे पीएलसी या डीसीएस से। तो ये पीएलसी या फिर डीसीएस पैनल हो गया। और आप सभी को पता ही होगा कि पीएलसी और डीसीएस से ज़्यादातर जो होता है 24 वोल्ट ही हम इसमें यूज करते हैं। तो अगर 24 वोल्ट मान लीजिए हमारा आएगा यहाँ से, तो 24 वोल्ट का एक न्यूट्रल आएगा, एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव जो हमें 14 नंबर टर्मिनल पर दोनों रिले के कनेक्ट कर देना है। तो ये निगेटिव जो आ रहा है इसको कनेक्ट कर देना दोनों रिले के 14 नंबर पे। दोनों रिले को निगेटिव मिल गया। अब बाकी स्टार्ट कमांड स्टॉप कमांड देना है। तो स्टार्ट कमांड जो है, स्टार्ट कमांड के लिए अलग वायर आता है। ये जाके हमारे कनेक्ट हो जाएगा स्टार्ट वाले रिले के 13 नंबर टर्मिनल पे। और स्टॉप कमांड जो देंगे अलग वायर से, ये आ जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पीएलसी और डीसीएस से इस तरीके से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो रिले हैं, रिले के अंदर का जो कंटेक्ट होता है, कंटेक्ट यानी कि इस प्रकार से रहता है, एक एनो कॉमन रहता है, एक एनो रहता है। ये जो कॉमन वाला रहता है वही जब हम इसको कॉइल पे रिले पे जब हम सप्लाई देते हैं, तो जब रिले एक्ट होगा तो इसका जो कॉमन वाला जो टर्मिनल होता है यही मूव करता है, कभी एनओ की तरफ कभी एनसी की तरफ। तो जैसे पहले से जिसमें जुड़ा रहेगा, मान लीजिए इसमें टच है ये, तो इसको हम बोलते हैं एनसी, और जो ओपन रहता है उसको हम बोलते हैं एनओ। उसके बाद जब हम 13 और 14 पे 24 वोल्ट इसको प्रोवाइड करेंगे तो रिले जैसे एनर्जाइज होगा तो ये जो कंटेक्ट होता है इसका चेंज होता है। पहले से जिसमें टच रहता है उसको छोड़ के दूसरे वाले में टच कर जाता है। तो यही काम इसके रिले के अंदर में होता है। तो हम इसमें से अब क्या करेंगे कि यहाँ से तो हम 24 वोल्ट ले लिए रिले को एनर्जाइज कराने के लिए, लेकिन कंडक्टर को चाहिए 110 वोल्ट। तो अब हम अलग से 110 वोल्ट लेंगे। ये हो गया हमारा 110 वोल्ट। ये 110 वोल्ट एसी हम यहाँ से ले रहे हैं। अब 110 वोल्ट एसी का जो फेज है, इस फेज को
या फिर न्यूट्रल हम दोनों ले सकते हैं। रिले अगर हमारा ज़्यादा पिन का है तो फेज न्यूट्रल दोनों इसके थ्रू आप ले सकते हैं। अगर कम पिन का है तो आप 110 वोल्ट एसी का न्यूट्रल जो है डायरेक्ट आप दे सकते हैं इसके कंडक्टर के 2 टर्मिनल पे। तो मान लीजिए हम डायरेक्ट हम दे देते हैं 110 वोल्ट का जो एसी है, यहाँ से हम डायरेक्ट दे दिए A2 टर्मिनल पे। अब इस कंडक्टर को ऑपरेट होने के लिए चाहिए 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट जो हम यहाँ से 110 वोल्ट का एसी है इसका फेज देना है, तो फेज हम इसी दोनों रिले के थ्रू हम देंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से आया 110 वोल्ट एसी, हम रिले 1 का जो हमारा कॉमन टर्मिनल है, ये कॉमन है, इनके कॉमन टर्मिनल पे हम यहाँ पे मान लीजिए कनेक्ट कर दिया। एज एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। तो चूंकि ये हमारा स्टाफ का है, तो स्टाफ है, तो स्टाफ में हमें क्या करना है कि एनसी जो पहले से एनसी है, एनसी टर्मिनल की जो आउटपुट है वहाँ से आपको निकाल देना है। तो यहाँ से निकलेगा ये एनसी से, और इसके एनसी से निकलने के बाद फिर दूसरा जो रिले है उसके कॉमन पे जाएगा, और दूसरा रिले के कॉमन पे जाने के बाद अगर ये हमारे स्टार्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका एनओ वाले से आउटपुट लेना है। जैसे स्टार्ट वाले के इसमें से हम आउटपुट ले लेंगे, और स्टार्ट वाला जो रहेगा तो इस वाले से आउटपुट लेंगे, तो इसमें हम एनओ से आउटपुट लेके निकाल लेंगे। और ये आउटपुट हमारे यहाँ से निकल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसमें जो कंटेक्ट होगा वो इस प्रकार से रहेगा। ये स्टार्ट के लिए है तो ये हमारा एनसी रहेगा, लेकिन ये हमारा अगर स्टार्ट के लिए है तो इस तरीके से ये हमारा ओपन में रहेगा। इसको जब हम कमांड देंगे रिले को तो ये कंटेक्ट ब्रेक होगा, इसको जब कमांड देंगे तो इसका कंटेक्ट मेक होगा, यानी कि एनओ से एनसी हो जाएगा, ये एनसी से एनओ हो जाएगा। आगे हम समझाते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। अब ये देखिए यहाँ से 110 वोल्ट निकल रहा है, 110 वोल्ट का न्यूट्रल आपने यहाँ पे मेन कंडक्टर का A2 टर्मिनल पे दे दिया है। अब 110 वोल्ट ये जो यहाँ से जा रहा है ये निकलेगा यहाँ से, इसको हमें देना है A1 टर्मिनल पे। A1 टर्मिनल पे 110 वोल्ट जैसे प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अभी क्या करना है कि इसमें हमें कनेक्ट करना है ईपीबी। तो ईपीबी दो तरीके से इसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम 110 वोल्ट जो यूज हो रहा है इसी में हम ईपीबी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक दूसरा रिले भी लगा सकते हैं इसके लिए। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए 110 वोल्ट अभी निकल के हमारे A1 टर्मिनल पे जाएगा, मेन कंडक्टर पे जाने वाला है। तो अब इस 110 वोल्ट को क्या करेंगे कि प्रोसेस एरिया के पास, ये मोटर के पास जो ईपीबी लगा रहता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा इमरजेंसी पुश बटन हो गया। इमरजेंसी पुश बटन में क्या करता है कि एक एनसी कंटेक्ट लगा देंगे। तो एनसी कंटेक्ट में जो दो टर्मिनल होता है, एक इन एक आउट के लिए, तो एक इन है एक आउट है, ये आपस में एनसी रहेगा, ये आपस में अंदर में एनसी रहेगा इस तरीके से। बाकी ये रहता है इस तरीके का रहेगा, इसको हम दबाएंगे तो एन हो जाएगा। तो चलिए ये जो 110 वोल्ट अब यहाँ से जो ले रहे हैं इसको हमें क्या करना है, यहाँ दे देना है। ये ईपीबी हो गया, इमरजेंसी पुश बटन। तो इमरजेंसी पुश बटन के दो टर्मिनल इसमें रहेंगे एनसी कंटेक्ट का, एक टर्मिनल पिन करके और दूसरे का आउटपुट जो लेना है उसको यहाँ ले जाना है, और इसको ले जाकर तब यहाँ पे कनेक्ट कर देना है मेन कंडक्टर का A1 टर्मिनल पे। तो एक्चुअली ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि एलटी स्विच गियर के जो फीडर होता है वहाँ पे साइड में बहुत सारे टीवी लगे रहते हैं, तो ये कंडक्टर के या फिर रिले के सारे टर्मिनल आके यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं इसके इन साइड में, और जो फील्ड का वायरिंग रहता है वो दूसरे साइड में आके कनेक्ट होता है। बाकी टोटल कनेक्शन जो इस प्रकार से किया जाता है अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो। बाकी बीच में टीवी लगा दिया जाता है ताकि इंटरनल वायरिंग इसका इन साइड में कनेक्ट हो जाए, आउट वाला जो वायरिंग रहता है वो पूरा आके आउट टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाए। तो अब यहाँ से समझते हैं कि ये ईपीबी यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। तो देखिए ये जो दो रिले लगाए हैं हमने बताया कि क्यों यूज करते हैं दो रिले। यहाँ पे मेन जो कंडक्टर है वो 110 वोल्ट का है, लेकिन हम जो पीएलसी या डीसी से यूज करते हैं आउटपुट निकलता है वो 24 वोल्ट निकलता है। तो इसीलिए 24 वोल्ट से तो हम इस कंडक्टर को एनर्जाइज नहीं करा सकते, तो यहाँ पे बीच में एक रिले लगा देते हैं। रिले को हम 24 वोल्ट देते हैं, 24 वोल्ट का रिले यूज करते हैं तो 24 वोल्ट रिले को दे देते हैं। लेकिन रिले के अंदर का जो कंटेक्ट होता है ये हम 24 वोल्ट जो दे रहे हैं इसके रिले के क्वाइल टर्मिनल पे दे रहे हैं, लेकिन इसके जो कंटेक्ट वाले टर्मिनल होते हैं तो कंटेक्ट पे आप 110 वोल्ट 220 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, कितना रेटिंग का है उस पर डिपेंड करता है। तो हम इसके कंटेक्ट जो होते हैं उनके टर्मिनल पे 110 वोल्ट देंगे, और वो जो 110 वोल्ट जाएगा इनके थ्रू होते हुए तब हमारे कंडक्टर को जाके कंट्रोल करेगा, ऑन ऑफ कराएगा। तो अब देखिए किस तरीके से आप यहाँ पे जो जैसे हम 24 वोल्ट जो दे रहे हैं आप यहाँ से डायरेक्ट पुश बटन के थ्रू भी यहाँ पे काम करा सकते हैं। ये 110 वोल्ट है, अगर आप पुश बटन के थ्रू इसको कंट्रोल करेंगे तो सेम वही प्रोसेस है जैसे कि हमने पहले बताया था,
वो किस तरीके से करते हैं डी वाले में, उसी तरीके से आप डायरेक्ट 110 वोल्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अगर पीएलसी या डीसीएस से करते हैं तो उस केस में इस तरीके से करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट का जो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव दोनों रिले पे चला गया। अब हमको मान लीजिए स्टार्ट करना है, तो ये स्टार्ट वाला जो रिले है, स्टार्ट हमारा एनसी में है, स्टार्ट वाला एनओ में है। तो 110 वोल्ट यहाँ से गया और ये स्टार्ट का पुश, ये स्टार्ट वाला जो रिले है ये तो एनसी में है, यहाँ से 24 वोल्ट हमारा पास होगा। अब जैसे हमारा पास हो जाएगा, पास होकर यहाँ पे आएगा, ये हमारा स्टार्ट का रिले है, स्टार्ट का रिले एनओ में है, ये 110 वोल्ट यहाँ से पास नहीं होगा। अब जैसे फिर हम पीएलसी से स्टार्ट का कमांड देंगे, तो जब स्टार्ट का कमांड देंगे तो 24 वोल्ट इसके रिले पे आएगा, क्वाइल टर्मिनल पे। तो ये रिले हमारा एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होगा तो इसके अंदर का जो कंटेक्ट है वो एनओ वाला एनसी हो जाएगा। ये जो एनओ है इस तरीके से ये वाला इसमें छोड़ के इसमें टच हो जाएगा, तो आउट केबल यहाँ से एनओ से निकल रहा है, कॉमन में कनेक्ट है। तो कॉमन में जैसे ये इधर से इन होकर कॉमन वाले पे कनेक्ट रहेगा, ये आउट वाला जो रहेगा एनओ में कनेक्ट है, तो एनओ वाला एनसी होगा जब इसको एनर्जाइज होगा। तो 110 वोल्ट जो है ये आउट निकल जाएगा, आउट निकलेगा तो ये जाएगा यहाँ ईपीबी पे। ईपीबी हमारा कहाँ लगेगा, प्रोसेस एरिया में, जो मोटर रहता है वहाँ पे ईपीबी लगा रहता है। तो ईपीबी का इंटरनली एनसी कंटेक्ट है, नॉर्मली कनेक्टेड रहता है। तो ये एज ए पूरा एक वायर काम करेगा। यहाँ से सप्लाई यहाँ से इन होगा, सॉरी यहाँ से इन होगा और इसमें से आउट होगा। यहाँ से 110 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से ईपीबी के थ्रू घूमते हुए फिर मेन कंडक्टर का A1 टर्मिनल पे चला गया। फिर ये कंडक्टर जो है हमारा एनर्जाइज हो, कंडक्टर ऑन होगा तो इसका जो इन सप्लाई है, इन पावर है 415 वोल्ट का, ये आउट में निकल के मोटर पे चला जाएगा, मोटर हमारा चलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ईपीबी का यूज किया गया है। सबसे पहले रिले का यूज किया जाता है, रिले का यूज करके हम यहाँ पे रिले को 24 वोल्ट से ऑपरेट कराते हैं पीएलसी और डीसीएस से। फिर रिले के कंटेक्ट पे हम यूज करते हैं 110 वोल्ट। तो अब मान लीजिए जनरली हमारा चल रहा होता है मोटर, तो अगर मोटर में कुछ प्रॉब्लम आता है, मोटर के आसपास में कुछ फॉल्ट आता है, तो हम ईपीबी को जैसे ही प्रेस करेंगे, ये हमारा ईपीबी जब प्रेस करेंगे तो ये जो कंटेक्ट है हमारा ये ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो जो इन हमारा 110 वोल्ट आ रहा था, इन आएगा लेकिन आउटपुट यहाँ से नहीं मिलेगा। जब आउटपुट यहाँ से 110 वोल्ट का नहीं जाएगा तो कंडक्टर जो है हमारा ऑफ हो जाएगा। अब ये कंडक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा तो फिर मोटर जो है तुरंत हमारा इसको सप्लाई नहीं मिलेगा, तो मोटर भी तुरंत ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से स्विच गियर में भी हमारे ईपीबी का यूज किया जाता है। इसी तरीके से एसटी स्विच गियर में भी ईपीबी का, तो ईपीबी का जो मेन जो कनेक्शन होता है दोस्तों, तो जो मेन कंट्रोल सप्लाई है, जो कंडक्टर को मेन कंट्रोलिंग के लिए जा रहा है, उसी को ब्रेक करना मेन हमारे ईपीबी का यूज करने का यही पर्पज होता है।